अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हां जो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमावर हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हां ख़बर अथव प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारी जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि जेके उन बीमारी बाबति तव्हांखे मुकमल ॼाण ॾींदा। नाज़रीन, जेके असां वटि बीमारियूं आहिनि उन्हनि बीमारियुनि जा मुख़्तलिफ़ इलाज जा तरीक़ा आहिनि। कुछ दवाउनि जे ज़रिए असां बीमारियुनि खे ठीकु कंदा आहियूं। जेके दवाउनि जे ज़रिए ठीकु न थींदियूं आहिनि त उन्हनि जी मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी ऑपरेशन या सर्जरियूं कयूं वेंदियूं आहिनि, उन सां मरीज़ ठीकु कया वेंदा आहिनि। उन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो बि तरीक़ो इलाज जो असां आहे जंहिंखे असां फिज़िकल मेडिकल चवंदा आहियूं या फिज़ियोथेरापी जे ज़रिए, माना वर्जिश जे ज़रिए या एक्सरसाइज़ जे ज़रिए बि कुझु मर्ज़नि खे ठीकु करे सघिजे थो। मुख़्तलिफ़ असांजे जिस्म जा जेके उज़वा आहिनि, जीअं हॾी आहे, गोश्त आहे, उन्हनि जी जॾहिं असां एक्सरसाइज़ या फिज़ियोथेरापी कंदा आहियूं त उहे अॻिते हली ठीकु थी वेंदा आहिनि। ख़ासि तौर ते मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुख़्तलिफ़ तरीक़े इलाजु इख़्तियार कयो वेंदो। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा फिज़ियोथेरापी बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेकॾहिं चेल में सूरु आहे त छा फिज़ियोथेरापी जे ज़रिए उहो ठीकु थिए थो। जेकॾहिं गोॾनि में सूरु आहे त छा उहो फिज़ियोथेरापी जे करे ठीकु थिए थो। जेकॾहिं कंहिंखे फालेज या अदरंग थी वियो आहे त छा उहो फिज़ियोथेरापी जे करे ठीकु थी सघे थो। या उहे ॿार या नंढड़ा जेके पैदाशी जिन जे जिस्म में को नुक़्स आहे, कंहिंजो हथु ख़राबु आहे, कंहिंजो पेरु ख़राबु आहे, छा उहे बि फिज़ियोथेरापी या एक्सरसाइज़ जे ज़रिए या वर्जिश ज़रिए ठीकु थी सघनि था। असां इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तव्हां बि फ़ोन करे असांजे महिमान खां को बि चेल जो सूरु हुजे, गोॾनि जो सूरु हुजे, या को ॿार कंहिं में नुक़्स हुजे या कंहिंखे फालेज हुजे त असांजे महिमान खां को बि तव्हां सुवाल पुछी सघो था त दवाउनि खां गॾोगॾु फिज़ियोथेरापी जे ज़रिए या एक्सरसाइज़ जे ज़रिए उनजो इलाजु कीअं करे सघिजे थो। ऐं सॼी दुनिया में 8 सेप्टेम्बर ते जेको सो फिज़ियोथेरापी जो या फिज़िकल मेडिकल जो जेको उहो आलमी ॾींहुं बि दुनिया में मल्हायो वेंदो आहे। ऐं उन बाबति बि असां जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु असांजो मौज़ू आहे फिज़ियोथेरापी। इन सिलसिले में अॼु असां सां गॾु जेको महिमान आहे उहा आहे डॉक्टर मोहम्मद ख़ान, जेके असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि दाऊद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसिस कराची में ऐं फिज़ियोथेरापी डिपार्टमेंट जा जेके से हेड बि आहिनि। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद खान, बड़ी मेहरबानी, आप हमारे पास आए। हमारे पास जैसे मैंने जिक्र किया कि इलाज के बहुत सारे तरीके हैं। दवाओं के ज़रिए मरीज़ों को ठीक किया जाता है, सर्जरी के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ठीक किया जाता है, फ़िज़िकल जो इलाज का तरीका है ये भी सदियों से है। मुख्तलिफ़ तरीके से वर्जिश है, एक्सरसाइज है, फ़िज़िकल जो है ना इलाजी तरीका है। तो फ़िज़िकल जो फिज़ियोथेरापी या एक्सरसाइज के ज़रिए या वर्जिश के ज़रिए जो इलाज के तरीके हैं वो किन बीमारी में आप इस्तेमाल करते हैं? असल में डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस फोरम पे दोबारा इनवाइट करने का, और पहले भी आपने ज़हमत दी थी तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस 8 सितंबर जो कल होने वाला है हमारा फिज़िकल थेरेपी डे है, इसमें आपने इनवाइट किया और आपके चैनल के दोस्तों से आपने बात करने का मौका दिया। फिज़ियोथेरेपी जो है कोई नई चीज़, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस नहीं है तो इसलिए लोग उसको एक नई चीज़ के तौर पर समझते हैं और जानते हैं। फिज़ियोथेरेपी में जो आपका सवाल है कि किस किस तरीके से हम इलाज कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है, हमारे पास काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ हैं इसके लिए। और इसमें हम लोग सबसे पहले अगर न्यूरोलॉजी की बात करें तो उसमें हमारे पास पोलियो के पेशेंट होते हैं, ठीक है, फालिज के मरीज़ काफ़ी सारे हमारे पास होते हैं। इस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं सेरेब्रल पैल्सी जिनको हो जाती है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है। इस तरह के पेशेंट हमारे पास अक्सर होते हैं। फिर पार्किंसंस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बहुत आम बीमारी है। और कोई न्यूरो फिजियोथेरेपी में किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, इस तरह हमारी कंट्री में आजकल जो जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ कम्युनिटी में हो रही हैं। गन शॉट इंजरीज़ एंड फॉल्स और बम ब्लास्ट जो होते हैं उसमें बहुत सारे लोग डिसेबल हो जाते हैं। एक्सीडेंट से भी होते हैं, एक्सीडेंट से भी होते हैं, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह, तो उसमें बहुत सारे लोग डिसेबल हो जाते हैं। तो इस तरह के मरीज़ भी हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में हम लोग बैक पेन काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, 90% ऑफ पॉपुलेशन इसमें इससे सफ़र होती है। इस तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं। इस तरीके से शोल्डर के पेन या घुटनों के दर्द, आर्थराइटिस, या एंकल में अगर टखने में कोई स्प्रेन वगैरह कोई गिर जाए उसका हो जाए, तो इस तरह के मरीज़ होते हैं। और स्पोर्ट इंजरी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, जो स्पोर्ट के एथलीट होते हैं उन लोगों को भी हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ये इस तरीके से काफ़ी सारी वैरायटी है। इस तरीके से चेस्ट की भी फिजियोथेरेपी होती है, ठीक है। चेस्ट में हम लोग वार्ड्स में काम करते हैं। सिक जो बिल्कुल बीमार मरीज़ होते हैं, जो सांस जिनको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, उनको इस तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती है पोजीशनिंग के थ्रू, कि उनके सांस लेने का जो वो है वो इम्प्रूव हो और उनकी जो लंग के या उनके जो फेफड़े हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाए। बाज़ औक़ात वो हवा अंदर नहीं जाती किसी बीमारी की वजह से, तो उनको भी हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं। इस तरह से कार्डियक रिहेबिलिटेशन होती है। किसी के हार्ट के दिल के पट्टे अगर कमज़ोर हो या उनको कोई ऑपरेशन हो गया हो, तो उसकी
के भी एक्सरसाइज से इलाज करते हैं, या वुमेंस हेल्थ प्रेगनेंसी वगैरह में फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। तो इस तरह की जेरेट्रिक प्रॉब्लम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको इग्नोर किया जाता है कि भाई बूढ़े हो गए तो अब घर में बैठे, लेकिन बूढ़े लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो घर में स्टिक से चलते हैं या चल फिर नहीं सकते या गिर जाते हैं, इनको बैलेंस की प्रॉब्लम होती है एज के साथ साथ, तो उनको बैलेंस को भी हम लोग टारगेट करते हैं, उसको भी ट्रीट करते हैं। तो एक वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट है जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये महदूद नहीं है कि किसी को खुदा मतलब ये कि आपका कहने का मतलब है जिस्म के हर हिस्से पे अगर ज़रूरत है तो आप फिजियोथेरेपी के ज़रिए उसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ डॉक्टर साहब, क्वेश्चन ये है कि मेरे घुटनों में दर्द है, मतलब पूरा बैंड नहीं हो रहा है। आप अपना नाम बताएंगे हमें? जी नाम बताऊँ? मुझे बोल रहा हूँ थारू शाह से। जी थारू शाह से बोल रहा हूँ। जी जी तव्हां सवाल सिंधी में पूछी सको था, मां डॉक्टर साहब के समझाया तो। हाँ सही ॻाल्हि आहे त गोॾा मुंहिंजा पूरा वरन नथा ऐं गोॾनि में सूर आहे। जी ठीक आहे, मां शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जो पेशेंट आहियां, त जी, गोॾनि में मुंहिंजे 2 सालनि खां पुराणो मर्ज़ आहे। नमाज़ मां जेको कुर्सीअ ते पढ़ाई सघां थो ऐं केॾी मतलब फुल बैंड नथा थियनि, वरन नथा ॿई गोॾा, ऐं घणी देरि गोॾनि में बीहण सां सम्झ जो पघार खे त बीह नथो सघां। अच्छा हलण तो में तव्हां कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारियो आहे? असीं डॉक्टर खे ॾेखारियो, पर भट्टी साहब खे हुनजो गोॾनि में जेका इंजेक्शन लॻंदी तो 2 इंजेक्शन 4 चीज लॻी, 2 लॻाई पर फ़र्क़ु को मूं महसूसु न थियो। इंजेक्शन ॾाढी महांगी 1500 रुपए जी हिकिड़ी हुई, खाइण जा 500 रुपया थो वठे भट्टी साहब। चलो ठीकु आहे, माना तव्हां दवाऊं वठो पिया हाणे? हाणे मां शुगर ऐं ब्लड प्रेशर ऐं गोॾे में पेन किलर वठां थो। ठीकु आहे, तव्हांखे जवाबु ॾियो था। वॾी महिरबानी बुग्गू साहब, तव्हां असांखे फ़ोन कई, तव्हांजी वॾी महिरबानी। ये नशर फिर से हमसे बात कर रहे थे, बोला मैं शुगर का और ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी हूँ, मगर मुझे घुटनों में इतना दर्द है, मैंने बहुत सारे लोगों से जो है ना वो दवाई ली है, इंजेक्शन भी लगवाई है। क्या फिजियोथेरेपी में इसका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए इसको? एक्चुअली अगर इनको डायबिटीज है या ये है, शुगर है, हाँ। तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट वो तो अपनी अपनी जगह पे है, रहेंगे। लेकिन आर्थराइटिस को हम एक्सरसाइज के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसमें घुटनों में अगर स्वेलिंग होती है तो हाँ, स्वेलिंग भी होती है, हाँ। तो उसके अंदर अगर आप आइस थेरेपी अप्लाई करें, थोड़ा सा उसमें बर्फ़ की सिकाई करें 10-15 मिनट दिन में 2-3 दफ़ा, ठीक है। और टांग को थोड़ा सा अगर आप ऊंची पोजीशन में रखें या रात को सोएं तो टांग पैरों के नीचे एक तकिया लगा लें, ताकि उससे भी स्वेलिंग में बाहर पड़ता है। दूसरी बात है कि एक स्पेशल तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि मोर लाइकली इन्होंने इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन इंजेक्शन बाजों का ये होता है कि नहीं, अगर किसी बड़ी अस्पताल में जाके फिजियोथेरेपी शुरू करें तो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बेहतर हो सकता है, और एक्सरसाइज के थ्रू करवाएंगे। उसमें एक्सरसाइज में इनका जो है ना वो एक्सरसाइज से इनके पट्ठों मजबूत हो जाएंगे, तो पट्ठे मजबूत हो जाएंगे तो इनकी चोट पे जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है। इनको वजन का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि इनका वजन कितना है, वो भी पूछना पड़ेगा। तो वजन का खास ख्याल रखें ताकि घुटनों में प्रेशर कम से कम आए। किसी अच्छी एक्सरसाइज है, इसको फ़ायदा हो सकता है। एक्सरसाइज से बिल्कुल फ़ायदा होगा। सही, तव्हां डॉक्टर साहब जो जवाबु ॾींदो त तव्हां कंहिं सुठे फिजियोथेरेपिस्ट वटि वञी जेकॾहिं वर्जिश या एक्सरसाइज कंदो ऐं पंहिंजी जेका दवा आहे उनखे कंटिन्यू कंदो तो इहो बहितर थी सघे थो, ऐं फिजियोथेरेपी जे ज़रिए इलाज आहे। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी केरु था ॻाल्हायो, किथां? अबू बकर तो ॻाल्हायां, उमरकोट सां में। जी छा पुछंदो? हाँ साईं, डॉक्टर साहब खां सवाल आहे, मुंहिंजी तेल में ॾाढी तकलीफ़ आहे, जेको 2-3 साल खां ॾाढो तकलीफ़ रही आहे। मुंहिंजे डॉक्टर साहब ने मुंहिंजे सवाल पुछो भई तेल में ॾाढी तकलीफ़ आहे, इलाज छा कजे? अच्छा, तेल में छा को धक बग लॻो आहे या ईअं ई बस थियो सूर तव्हांखे? ईअं थोरो सूर जीअं यूनिवर्सिटी वक़्त खां जीअं हुयो, हाणे सची उमिरि मुंहिंजी हेॾी 40 साल थी आहे, पर हाणे ॾाढो सूर वधंदो थो वञे, हाणे थकावट थी रही आहे, कोन थी हाणे। अच्छा, को कमकार कहिड़ो कंदा आहियो? ईअं ऑफिस जो जेके हूंदो आहे। चलो ठीक है, तव्हांखे जवाब ॾियो, बड़ी मेहरबानी तव्हांजी, बड़ी मेहरबानी। इनका सवाल यह था कि कमर में जो है ना बहुत दर्द रहता है, मैं ऑफिशियली काम करते हैं, कोई इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो क्या है इसके लिए फिजियोथेरेपी में क्या इलाज है, इसको क्या करना चाहिए? असल में कमर के दर्द के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकती हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनकी उम्र कितनी है, वो हम लोग नहीं पूछ सके। तो उनकी अगर 40 और 50 ईयर्स ऑफ एज है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ औक़ात ये होता है कि थोड़े से जॉइंट में वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मसल स्ट्रेन होते हैं, तो उसके कॉजेज़ डिफरेंट हैं। तो उस कॉज को असेसमेंट करनी पड़ेगी पहले कि इनका मसल्स की वजह से दर्द आ रहा है, या इनके जॉइंट कोई जो मोहरे होते हैं या डिस्क होती है जॉइंट, वहाँ से दर्द आ रहा है, या इनकी कोई अगर इनके टांगों में दर्द जा रहा है तो वो नर्व भी ब्लॉक हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड में, या जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी मतलब ये कि एडवाइस करते हैं। तो देखना पड़ेगा इनकी प्रॉब्लम का। लेकिन अगर यूजुअली इनको पोस्चरल प्रॉब्लम है तो हमेशा ऊंची जगह पे ये सोएं, ठीक है।
और ज़मीन पे ज़्यादा सोने की कोशिश ना करें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, एक जगह पे 30 मिनट से ज़्यादा बैठे नहीं अगर किसी का बैठने का काम हो, ठीक है। चलना फिरना, हल्की फुल्की जिम एक्सरसाइज, उससे भी इस तरह के जो पोस्चरल तरह के पेन होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उनको कोई ज़्यादा सीवियर पेन है तो उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। तो किसी ये सिंध में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो किसी अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट से मशवरा लें, अपने प्रॉब्लम को डायग्नोस करें ताकि उनको स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइज दे के इनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि हर बैक पेन का एक इलाज नहीं है। अगर इसका पता चल जाए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, किसी अच्छे फिजियोथेरापिस्ट के पास जाए, उसको पता चल जाए और फिजियोथेरापी के जरिए इलाज कराए तो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के बहुत सारे लोग, एक अमेरिका में रिसर्च भी हुई थी कि उन्होंने 300 लोगों को, जो बिल्कुल जिनको 600 लोग थे जिनको सर्जरी ऑपरेशन एडवाइस था, तो 300 लोगों को उन्होंने ऑपरेशन किया, 300 लोगों को उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। तो तकरीबन यूँ समझ लें कि 3 महीने 4 महीने के बाद जो ऑपरेशन वाले थे वो बेहतर थे, लेकिन 2 साल बाद जब उनके आउटकम को देखा तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो इसका मतलब क्योंकि उन्होंने, जो बाकी लोग थे, उन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई, तो वो मतलब ये इलाज जो तरीका जो है इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा उठाया जा सकता है। डेफिनेटली बैक पेन में फ़ायदा। एक और हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप थी हुई जी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था, जैसे आपने बोला कि हर बीमारी में मुख्तलिफ इलाज तरीके उसमें फिजियोथेरेपी इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे आपने जिक्र किया कि जो पैदाशी बच्चे, पैदाशी जिनका पाँव या हाथ टेढ़े होते हैं या कुछ भी होता है या CP चाइल्ड होता है, उनका इलाज का तरीका क्या है फिजियोथेरेपी में? वहाँ से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उनके इलाज का तरीका है कि उनके हम लोग माइलस्टोन कहते हैं कि डिलेड माइलस्टोन होते हैं बच्चों के, या बाज़ों का उनकी भी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं कि किसी बच्चे को डिलीवरी के बाद मेल हैंडलिंग किया, उसके हेड को थोड़ा सा प्रेस कर दिया, ठीक है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है उसने कोई एहतियात नहीं की डाइटिंग में या कोई भारी चीज़ें उठाने में, या मतलब इस तरह की चीज़ें, तो उसके देखने पड़ेंगे कि हमें कॉजेज़ क्या है। एक उसके होते हैं प्री नेटल कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है, उसके नेटल जब बच्चा पैदा होता है, या फिर उसके बाद के कॉजेज़। तो उसके हिसाब से फिर उन बच्चों को डिपेंड करता है कि उनकी डिसेबिलिटी कितनी है, क्योंकि हर बच्चे की प्रॉब्लम भी सेम नहीं होती। तो इसके लिए फिर डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो जाते हैं, डिपेंड करता है कि ब्रेन में कितनी इंजरी है। तो फिर उसके हिसाब से जब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है तो हमें पता होता है कि ये बच्चा जो है तकरीबन 12 से लेकर 18 महीने में बच्चे चलना शुरू करते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने बोला तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, अगर उसके दिमाग में कोई मसला है, उनके नर्वस सिस्टम में कोई मसला है, तो उसका अलग इलाज किया जाता है। अगर कोई उसकी किसी लिम्ब में या मसल में या हड्डी में है तो उसका अलग तरीके से जो है ना फिजियोथेरेपी की जाती है। एक और हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साईं, केर था ॻाल्हायो किथां? आदम सोनी खपेगा जी, वॾी महिरबानी। छा पुछंदो? सर पुछो इहो था त मुंहिंजो नंढड़े खे बुखार में झटको अची वियो, पोइ जना दाख़िल बि कयो, हुनखे 5 साल खां दाख़िल कयो जी। हाणे ॿियो त सजा बि थी विया, बाक़ी हिकिड़ी साइड मुंहिंजी कमु कोन थी करे। छा कमु नथो करे? हिकिड़ी बांह, हिकिड़ी पंज कमज़ोर आहे। ठीकु आहे। उमिरि घणी आहे तव्हांजे नंढड़े जी? 5.5 साल। 6.5 साल। हाणे तव्हांजे घर आहे या अञा अस्पताल में आहे? हाणे आउं महीने जना वेंदो आहियां, बहरहाल अञा सेटिंग कोन थी थिए। हुन आख़िरी 5 साल पूरा थी विया जेको टाइम डॉक्टर साहब ॾिनो। एक्सरसाइज हुनजी वर्जिश करायो था? हाँ, वर्जिश तो नहीं जारी आहे, हफ़्ते जारी आहे। बहरहाल माना हुनमें माना किथे हुते जेको डिपार्टमेंट आहे, जीअं सिविल अस्पताल जो जेको फिजियोथेरेपी वारो, उते वेंदा आहियो? इहा दिमाग़ वारो डॉक्टर आहे न जिन। अच्छा, दिमाग़ वारे वार्ड में। ॿारनि जे वार्ड में उते वेंदी आहियां। अच्छा, हाणे तव्हां सम्झो था बहितर थी रहियो आहे या न? बहितर थी रहियो, पर हाणे हिकु स्टार्ट थी वियो आहे जेको न हाणे हुनखे 7 महीननि में वरी अञा चेंजिंग नथी अचे, जिते अची बीह रहियो आहे। मूंखे आवाज़ तव्हांजो बिल्कुलु घटि थो अचे, सम्झ में न पियो अचे। बहरहाल मां जेतिरो सम्झियो आहे उनजो तव्हांखे जवाबु मां डॉक्टर साहब खां वठी ॾियां थो। वॾी महिरबानी तव्हांजी। इनका बच्चा था, ये ठट्टा से फ़ोन करे थे, वो यहाँ सिविल में आए थे, वो एडमिट था, उसको बुखार आया था, मगर उसको झटके लगे थे। उसके बाद वो ठीक तो हो गया, मगर उसका एक बाजू, एक जो है ना टांग ख़राब हो गई, मीन्स फालिज हो गया। बोला दिमाग के डॉक्टर के पास में सिविल में या जिना में आता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, मगर वो बेहतर नहीं हो रहा है। अब क्या होगा उस बच्चे का? अब 7 साल उसकी एज है। 7 साल की एज है तो उसमें बुखार से हुआ था, एडमिट था। हाँ, तो उसको हो सकता है कोई मेनिंजाइटिस टाइप की चीज़ या कोई इन्फेक्शन हो गया हो। हाँ। और उसने उसके ब्रेन के हिस्से को डैमेज कर उससे उसको फालिज हो गया। लेकिन ये कि कब हुआ था ये भी हमें पता नहीं है। उस वक्त बोलते 4-5 साल उम्र, 3 साल हो गए, वो आता रहता है। तो इसमें ऐसे बच्चों को हम छोड़ नहीं सकते कि भाई फिजियोथेरेपी करवा ली, एक्सरसाइज बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि जो ब्रेन में प्लास्टिसिटी का जो फेनोमेना होता है वो थ्रू आउट लाइफ हम लोग नई नई चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, इवन हर कोई। तो इसलिए दिमाग तो
चेंजेबल है, वो चेंज एक प्लास्टिक, दिमाग ब्रेन इज अ प्लास्टिक टिश्यू, ठीक है, तो वो दिमाग में तब्दीली आती रहती है। तो उनको चाहिए कि फर्दर उसकी फिजिकल थेरेपी करवाते रहें ताकि वो कम से कम और वर्स ना हो और इसमें इंप्रूवमेंट के चांस, अगर 7 साल की उम्र है तो 8 साल तक तो वैसे ही बच्चों में रिकवरी फास्ट होती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें चांसेस होते हैं कि वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। और छोटा बच्चा है तो इंशाल्लाह बेहतरी के चांसेस तो हैं उसके अंदर। अगर उसको एक जो हम समझ रहे हैं उसको थोड़ा सा कोई हेमीप्लीजिया टाइप का माइनर स्ट्रोक वगैरह हो गया होगा, तो उसमें चांसेस रिकवरी के हैं फिजिकल थेरेपी से। साईं तव्हां डॉक्टर साहब जो सवाल जो तव्हांजो सवाल उन जवाब डॉक्टर साहब तव्हांखे ॾिनो आहे त तव्हां उनखे जेको फिजियोथेरेपी करायो डाउ यूनिवर्सिटी में जेको डॉक्टर साहब वारनि जो फिजियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट आहे, जेकॾहिं उते वञी इन जो 2 साल 3 साल तव्हां वधीक अञा फिजियोथेरेपी कराईंदो या इन जो इलाजु कराईंदो त इहा बहितर थी सघे थी, इन जी ॿांह टंग कमु करे सघे थी। पर इन लाइ तव्हांखे वरी पंहिंजे जेको न्यूरो सर्जन आहे जितां तव्हां इलाजु कराए था उन खां बि एडवाइस वठो त इन जी फिजियोथेरेपी कीअं कराइजे। तव्हां मुंहिंजे ख़्याल में इन ॻाल्हि खे बहितर सम्झी विया हूंदा। मां वरी ॿीहर अर्ज़ु कंदो हलां त जॾहिं तव्हां असांखे फ़ोन कयो त महिरबानी करे पंहिंजी टीवी जो आवाज़ु घटि रखो त जीअं तव्हांजो आवाज़ु असां ताईं आराम सां पहुचे त असां तव्हांखे जवाबु ॾेई सघूं। तव्हां पंहिंजो आवाज़ु पाण ॿुधण जी बिल्कुलु कोशिशि न करियो, छो त तव्हांजी ॻाल्हि मां चङी तरह सम्झी न सघियुसि, पर जेतिरी सम्झी हुनजो जवाबु तव्हांखे ॾिनो। पर तव्हां अचो पंहिंजे डॉक्टर वटि ऐं वरी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में वञो ऐं इन जो मुकमल इलाजु करायो। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ही बात हुई कि जैसे नुक्स हुआ या बुखार हुआ, बच्चों को बुखार होते हैं, झटके होते हैं, फिर उनका दिमाग के किसी भी न्यूरो सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में कहीं डिफेक्ट होता है, फिर उस वजह से बाजू या टांग या ख़राब हो जाती। तो ये जो जैसे बुखार में जिन बच्चों का ख़राब हो जाता है, पहले तो नहीं था मगर बाद में पैदाश के बाद, तो वो कितने अरसे की एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी के बाद वो इतनी डेवलप हो जाए जो चल जाए, जो बच्चों में फालिज होता है? असल में जो बच्चों में फालिज है उस पर भी डिपेंड करता है कि ब्रेन के कितने एरिया को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है। अगर कोई माइनर स्ट्रोक है तो विद इन 6 वीक्स टू लेके या 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते या मैक्सिमम 6 महीने में अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी डैमेज है तो बच्चे चलना फिरना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये होता है कि शुरू के 3 महीने में सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है, उसके बाद 6 महीने, उसके बाद 2 साल और उसके बाद 5 साल। तो 5 साल में बच्चे अच्छा खासा रिकवर कर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब अभी जो नई तहकीक आ रही है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 5 साल बाद आप इस तरह के मरीजों को छोड़ दें और उनको तवज्जो ना दें, क्योंकि अब ये है कि वो उसके बाद रिकवरी करते हैं 5 साल के बाद भी, लेकिन वो रिकवरी थोड़ी लेट होती है, लेकिन चांसेस होते हैं। आप छोड़ नहीं सकते, न्यूरोलॉजी के मरीज को कितना भी सीवियर हो उसको वक्तन फ़वक्तन इलाज करना चाहिए। और दूसरी बात है कि पूरी ज़िंदगी कोई फिजियोथेरेपी करवा भी नहीं सकता। तो इस सूरत में क्या करते हैं कि हम इनके जो वालिदैन होते हैं, ठीक है, स्पेशली मदर या फादर या, तो इसको अगर करते रहें तो ये डेवलप करता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। और ऐसे मरीजों को हम एडवाइस करते हैं कि वो घर में जो अपने सिस्टम को जारी रखें और हर 2 महीने में 3 महीने पे एक चेकअप होता है, वो आके हमें करवा दें, हम उनको थोड़ा सा प्रोग्रेस करते रहते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, इकबाल बोल रहा हूं ड्राइविंग लाइसेंस से। जी जी, क्या पूछेंगे? हां डॉक्टर साहब से थोड़ा पूछना चाहता हूं, मेरी जो कमर के मसल्स हैं इनसे मेरा ब्रेन में बड़ा दर्द होता है, दिमाग के अंदर फ्लोटिंग पर। मेरे पास सरदार साहब आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, थोड़ा अपना टीवी का आवाज़ कम करो, थोड़ा ज़ोर से बताओ मुझे। मेरे पास बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं बिल्कुल समझ में नहीं आया मुझे। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ जो मुझे समझ में आया। मेरे ख्याल में कह रहा था कि मसल्स या दर्द जोड़ों में या कमर में, कुछ ऐसा सवाल था उसका। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? उसके बारे में ये कि कमर में दर्द है तो वही इसके मतलब ये कि खदोखाल क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, या घुटनों में दर्द है तो घुटनों में दर्द खाली आर्थराइटिस की वजह से नहीं हो सकते, उम्र भी नहीं पूछ सके, वो आवाज़ इतनी नहीं आ रही, आवाज़ सही नहीं आई। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ की पूरी असेसमेंट करें, पूरी 10-15-20 मिनट की पूरी क्वेश्चनिंग होती है। उसके बाद हम लोग उनको असेस करते हैं ऑब्जेक्टिवली, फिर उसके बाद ही कोई नतीजा अखज़ करते हैं कि इस मरीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मसल और जॉइंट्स और सब मतलब इन चीज़ों को आप बाकायदे असेस करके उसके बाद उसका इलाज शुरू कर दें। साहब आपके साथ बातों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ छोटे वक्त का। नाज़रीन वठूं था करो नंढो वक़्तु। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो तो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू कयूं। नाज़रीन, अॼु असां फिजियोथेरेपी बाबति ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं, या जेके फालिज जे ज़रिए या मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां जेके नुक्स थियनि था उन्हनि जो फिजियोथेरेपी के जरिए इलाज कीअं कजे। डॉक्टर मोहम्मद खान असां सां गॾु। जी डॉक्टर साहब, बात हो रही थी कि जैसे बच्चों में मैंने फालिज का जिक्र किया कि बुखार की वजह से, झटकों की वजह से हो जाता है, तो आपने बोला बच्चे जो 5 साल या 10 साल तक उनकी अगर फिजियोथेरेपी जारी रहे तो वो बेहतर हो सकते हैं, उनको बड़ा अच्छा। जी, अगर बड़ों को फालिज हो जाए तो उनको भी फिजियोथेरेपी के ज़रिए इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल, बड़ों को फालिज हो तो उसको हम लोग कहते हैं फालिज या स्ट्रोक,
हाँ। ठीक है, वो काफ़ी रिकॉग्नाइज है। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं ज़्यादातर वो उसमें या डायबिटीज़ वगैरह के या किसी भी हार्ट प्रॉब्लम या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उसके उनका भी इलाज करते हैं। और उसमें भी अगेन मैं ये कहूँगा कि डिपेंड करता है कि कितने सारे ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हर मरीज़ की प्रोग्नोसिस डिफरेंट होती है, लेकिन उसके लिए भी वही रूल है कि शुरू के टाइम अगर आप कैच कर लें तो ब्रेन बहुत ज़्यादा तब्दीलियों से गुजरता है, तो उसमें अगर उनकी अच्छी फिजिकल थेरेपी हो तो पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर जितना आप उसको डिले करेंगे, प्रॉब्लम जो है पुरानी होगी, क्रॉनिक होगी, तो फिर उसमें रिजल्ट के चांसेस कम होते हैं, खासकर एडल्ट हेमीप्लीजिया में। ठीक है, लेकिन बच्चों में क्योंकि डेवलपमेंट होती रहती है तो ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों में प्रोग्रेस नहीं होती है। अगर उनके ज़्यादा डेंस हेमीप्लीजिया नहीं है, कोई ज़्यादा सेल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उनकी भी प्रोग्रेस अच्छी होती है फिजिकल थेरेपी में। और यूँ समझ लें आपके नहीं, इसमें एक सवाल डॉक्टर मोहम्मद खान, एक अहम सवाल मैंने देखा है, जितने भी फॉलेज के मरीज़ आते हैं जब उनको मेडिकल वार्ड में या जहाँ भी एडमिट करते हैं, वो 10 दिन 15 दिन 2 महीने 3 महीने के बाद डॉक्टर उसको बोलते हैं भाई यही इसका इलाज है, अब सिर्फ आप वर्जिश कराएं, जाके सिर्फ आप जाके जाएँ ना फिजियोथेरेपी कराएं और कोई इलाज नहीं है, वो उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, हालांकि वो चल फिर नहीं सकते। तो क्या इनका सिर्फ डिपेंड फॉलेज के लोगों का डिपेंड ओनली सिर्फ वर्जिश के ऊपर है ज़िंदगी भर? बिल्कुल वर्जिश वो करेंगे, और इसके अलावा मतलब जैसे जैसे मेडिकली स्टेबल होते हैं ना, हाँ। तो फिर इनको सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना होता है, इनकी डाइट अच्छी करनी होती है, इनको प्रॉपर मेडिकेशन पे डॉक्टर लोग डाल के उनको फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपी जो सेल डैमेज हो जाते हैं उसमें ये करते हैं, खासकर जो एडल्ट लोग होते हैं तो उसमें जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनकी रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुत सारे सेल्स ब्रेन में यूज़ नहीं हो रहे होते, हम जैसे डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इसमें भी, अच्छा। तो उस टेक्निक्स के थ्रू हम मसल को स्टिमुलेट करते हैं और ब्रेन को रिस्पॉन्स करा के फिर चेंजिंग लाते हैं उनके जो है आपके मतलब अगर हाथ हो या पैर हो, ठीक है, या उनके जो ट्रंक के मसल होते हैं या पेट के मसल होते हैं, उसको एक्टिवेट कराने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि दिमाग जो हिस्सा डैमेज है वो वहीं रहे लेकिन दूसरे हिस्से एक्टिवेट हों और उस मूवमेंट को कंट्रोल करने लग जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मरीज के साथ मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये खाली फिजिकल थेरेपी में आते हैं वो लोग 1 घंटे के लिए, तो ये पूरी फैमिली का भी काम है साथ साथ कि वो 24 घंटे में मरीज़ किस पोजीशन में सो रहा है, उसको बहुत सारे लोग मरीज़ों को बेड पर रखते हैं ज़्यादा देर, तो हम कहते हैं इनको आप बिठा के रखें, इनको व्हील चेयर पर आप बाहर ले जाएँ ताकि दुनिया से भी इनका इंटरेक्शन हो, क्योंकि अब उन्होंने लर्न करना है दोबारा से जो एक्टिविटी इनकी लॉस हो गई है। तो बहुत सारे मरीज नहीं, कैसे फॉलेज के मरीज़ का क्या, जब बाजू है तो सिर्फ उसके मसल फिजियोथेरेपी होगी, अगर टांग है तो उसकी मसल की फिजियोथेरेपी होगी, या ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी फिजियोथेरेपी कैसे करेंगे आप? उनकी फिजियोथेरेपी इस तरह करते हैं ना कि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मसल्स को, ठीक है, तो उन मसल्स को हम एक्टिवेट करते हैं ताकि वो मैसेज सेंड करें ब्रेन। पहले तो मैसेज जाएगा ब्रेन में मसल के थ्रू, क्योंकि जब आंखें बंद करते हैं हमें कोई चीज़ गर्म लगती है, ठंडी, तो बाहर से कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है, ठीक है, तो हम मसल्स को एक्टिवेट करते हैं टेक्निक्स के थ्रू ताकि ब्रेन इसको रिकॉग्नाइज करें और वहाँ से फिर वो पैगाम भेजे कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप सही करें। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उससे एक्टिवेट करते हैं मसल को, लेकिन कंट्रोल ब्रेन का ही लाना होता है क्योंकि ब्रेन का कंट्रोल हर हाल में ज़रूरी है। तो मतलब फिर वो फ़ायदा शुरू हो जाता है? बिल्कुल, वो फ़ायदा शुरू अच्छा, होता इसी तरीके से अगर हड्डी टूट जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो हमारे डिसेबिलिटी होती है, किसी की बाजू टूट गया, किसी का पाँव टूट गया, तो उनको भी इलाज के बाद, सर्जरी के बाद फिर एक फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं या उसको एक्सरसाइज के लिए भेजते हैं, तो उनको भी इसी तरीके से आप एक्सरसाइज कराते हैं, उसके भी जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन में जाएंगे? नहीं, उनकी क्योंकि वो है लोकल मसला। हाँ। अगर किसी का हाथ की हड्डी टूट जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं प्लास्टर बांध देते हैं उसके ऊपर 6 हफ्ते के लिए ज़्यादातर, या 2 महीने के लिए, या प्लेट लगा देते हैं। जैसे आपने ऑपरेशन करके प्लेट लगा दिया तो उससे बाद वो जॉइंट की मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। तो कोई भी जोड़, अगर आप फ्रैक्चर ना भी हो, किसी को इंजरी ना भी हो, आप एक जोड़ को एक प्लास्टर में रखें, तकरीबन यूँ समझ लें कि 2 हफ्ते जब आप उसको प्लास्टर को खोलेंगे तो वो जोड़ काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जोड़ों को हर हाल में मूव करना है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए अच्छा, इसको लोकल के अलग फिजियोथेरेपी है? हाँ, तो लोकल के लिए क्या करेंगे? उन मसल को आप फिजियोथेरेपी देंगे, उस बोन को फिजियोथेरेपी देंगे, या ब्रेन से कोई मैसेज आएगा? नहीं, उसके लिए ज़्यादातर लोकली काम करना पड़ता है क्योंकि ब्रेन तो इंटैक्ट है, ब्रेन तो उसका सही है, बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन लोकली जो उसके टिश्यूज डैमेज हैं या उसके जोड़ स्टिफ हो गए हैं, तो उसको हम लोग फिर मोबिलाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उन जॉइंट्स को लोकली, और जो पट्टे अगर शॉर्ट हो गए किसी प्लास्टर में तो इन पट्टों को, मसल को स्ट्रेच करते हैं लोकली। अच्छा, ठीक है, ब्रेन का तो कंट्रोल अपनी जगह में मौजूद है, ठीक है, लेकिन जो फालिज के मरीज होते हैं उनका कंट्रोल वहाँ से लॉस होता है, उनके हाथ के मसल सही होते हैं, तो जो लोकल मसले होते हैं इसमें रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं।
ठीक अच्छा, है, वो बेहतर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छा, होता है। अक्सर कभी कभार क्या होता है कि हमारे देहातों में जो लोग जाते हैं, जोड़ वगैरह जो है ना, वो मुख्तलिफ कुम्हार या मुख्तलिफ लोग जो उसको पट्टियाँ बांधते हैं, तो जोड़ सही नहीं काम करता या हड्डी सही नहीं जुड़ी, तो उस जोड़ को बेहतर करने के लिए आपके पास जो है फिजियोथेरेपी की कौन सी टेक्निक है कि जोड़ जो है वो बेहतर मूव करे? वो जोड़ अगर उन्हें पट्टी सही नहीं बांधी और जोड़ रॉन्ग पोजीशन में वो बोन अगर हील हो गई, हील कोई, तो उसके लिए बेहतर यही है कि हम लोग उनको ऑर्थोपेडिक के पास भेजते हैं, सर्जन के पास, कि इनकी हड्डियों को दोबारा से मतलब ये कि तोड़ के या सही करके इनको सही पोजीशन में पहले आ जाए, उसके बाद उनकी फिजियोथेरेपी होती है। क्योंकि रॉन्ग अगर किसी की हड्डी सही नहीं जुड़ी हुई, ठीक है, कुंबल लोग भी एक रिकॉग्नाइज्ड है और फिजियोथेरेपी कुंबल से ही आई है शुरू में, लेकिन वो ज़्यादातर एक होती है मार्शल आर्ट, ठीक है, जिसमें आपने देख देख के किसी फैमिली मेंबर से या देख देख के आपने सीख लिया, कोई डिग्री नहीं है। जिस तरह ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे टेक्नीशियन ऑपरेशन वो देख देख के सीखते हैं, वो देख देख के सीखते मगर साइंस तो है ना ये, लेकिन साइंस है, लेकिन वो है मार्शल। लेकिन साइंस में ये है कि आप पढ़ें भी, आप थ्योरी भी करें, फिर आप प्रैक्टिकल भी करें, फिर आप एग्जाम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम भी पास करें सुपरविजन नहीं में। अब जो है फिजियोथेरेपी वो तो बिल्कुल एक जदीद साइंस है, वो साइंस जदीद है, साइंस है, वो उसमें साइंस कोई है। वो पुराना तरीका नहीं है उसमें। बिल्कुल। तो अच्छा, इसी तरीके से जब जोड़ों की आप बात करें, आर्थराइटिस की बात करते हैं, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, जोड़ जो है ना उसमें सूजन आ गई, जोड़ों में दर्द आ गया, मुख्तलिफ हमारे जोड़ हैं, तो उनके लिए आप जो है एक्सरसाइज रखेंगे, तो बीमारी तो अपनी जगह पे मौजूद है, तो क्या एक्सरसाइज से उनका मर्ज ख़त्म हो जाएगा या उनके जोड़ बेहतर हो जाएंगे? फिजियोथेरेपी में हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि हम जोड़ों की मूवमेंट को इम्प्रूव करें, कि जोड़ों को मूव मतलब ये कि मूवमेंट करनी चाहिए बगैर किसी दर्द के, ठीक है। तो जब जोड़ बगैर किसी दर्द के मूवमेंट करेगा तो उसका फंक्शन बहाल होगा, ठीक है, उससे उसकी स्वेलिंग भी कम होगी, ठीक है, और उसका फंक्शन चलने फिरने का भी इम्प्रूव होगा। तो लेकिन बाज़ बीमारी ऐसी होती है जैसे आर्थराइटिस, घुटनों के आर्थराइटिस हो गए, बहुत सारे लोग इंजेक्शन भी इसके अंदर लगाते हैं, बहुत सारे लोग वो उससे वो हड्डी जो अंदर थोड़ी सी नरम हो गई है या खुरच गई है वो कभी दोबारा चेंज नहीं होती। लेकिन एक्सरसाइज के थ्रू हम जो घुटनों के पट्टे होते हैं 6 हफ्ते में 2 महीने में उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि वो हड्डी को अच्छी मजबूती के साथ पकड़ लें और जब मरीज चले फिरे तो उसको दर्द ना हो। या उसकी वजह से क्या होता है कि जब हड्डी नरम होती है, ठीक है, या थोड़ी सी कमज़ोर होती है तो जोड़ सख्त हो जाता है, उसमें मूवमेंट कम हो जाती है, तो या मरीज़ मोड़ नहीं सकता या सीधा नहीं कर सकता, तो हमें असेसमेंट करनी पड़ती है कि कौन से प्रॉब्लम में या मरीज़ मोड़ नहीं रहा या इसको सीधा नहीं कर सकता है। बहुत सारे नमाज इसमें आप मसल को डेवलप करते हैं। अच्छा, डिस्ट्रोफी जिसको बोलते हैं, मसल कमज़ोर हो जाना, हमारे गोश्त के पट्टे कमज़ोर हो जाना, ऐसे भी मैंने बहुत सारे मरीज़ आपने देखे, मैंने भी देखे, मरीज़ बच्चे देखे जिनके इतने गोश्त कमज़ोर हो गए तो उठ बैठ नहीं सकते, तो इस बीमारी के लिए आपके पास कोई इलाज है, इसकी फिजियोथेरेपी किया जाए, क्या इनके जो मसल हैं या पट्टे ये डेवलप हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर इनको कोई सीवियर जैसे कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज होती हैं, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा। कुछ तरह की डिस्ट्रॉफीज होती हैं जिसमें मरीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही तकरीबन 16-17 साल की होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें जब पट्टे इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें चेस्ट के भी पट्टे, जो सांस लेने के पट्टे हैं, ठीक है, जो आप सांस जो आपके चेस्ट को ऊपर नीचे करते हैं और हवा अंदर जाती है, उसमें वो भी बाज़ औक़ात इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो बच्चे फिर अगर ब्रीदिंग नहीं कर सकेंगे तो वो एवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता करके वो फिर, लेकिन अगर उस पर कोई माइनर तरह की प्रॉब्लम है तो इस मसल स्ट्रेंथनिंग के थ्रू आप इनको मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, तो फिर वो चलने फिरने के काबिल हो क्या जाते हैं। टेक्निक है, कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं आप? अगर जो उठ बैठ नहीं सकते हैं बच्चे, ज़्यादा नहीं जिनको, तो उसको आप कौन सी टेक्निक से उन मसल को या उन गोश्त को आप इम्प्रूव करते हैं कि वो डेवलप होते हैं, उनमें ताकत आ जाती है? क्या टेक्निक है? कोई मशीन है, कोई जदीद तरीका है या सिर्फ एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज सिंपल भी डिपेंड करता है कि उसकी मसल की स्ट्रेंथ शुरू में कितनी है। अगर शुरू में उसकी मसल स्ट्रेंथ कम है तो उसको सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज पे रखते हैं हम लोग। जैसे जैसे वो मसल इंप्रूव करते हैं फिर हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, जो बैंड्स आते हैं, थायरा बैंड कहते हैं उसको मार्केट में, रेजिस्टेंस होती है उसके थ्रू करते हैं, थोड़ा सा वेट डालते हैं उनके मसल को, थोड़ा डिमांड डालते हैं और उनको इतनी एक्टिविटी करवाते हैं कि उनके मसल फटीग लेवल तक काम करें। तो वो कहते हैं कि 3 टाइम्स अ डे 20 रिपीटेशन, ठीक है, 3 दफ़ा दिन में 20 रिपीटेशन उनको एक्सरसाइज करवाते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेशन करते हैं, लोड उसके ऊपर डालते हैं और उसको आहिस्ते से इम्प्रूव करते हैं। फिर उनको जब मसल इंप्रूव हो जाए फिर उसको फंक्शन में लाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर स्टेयर्स, ये सारी एक्सरसाइज करवा के फंक्शनल एक्सरसाइजेस और स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एरिया की, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके फिर डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब हर किस्म का मसल हो, हमारे टांग का मसल हो, हमारे हाथ का मसल हो, हमारे छाती चेस्ट का मसल हो, हमारे दिल का मसल, हर की आप वर्जिश के ज़रिए उनको डेवलप करते हैं, उनको बेहतर करते हैं, ये सब टेक्निक है? ये सब टेक्निक है, लेकिन जो हमारे हाथ के मसल हैं और लेग जो टांग के मसल हैं ये 6 से लेके 8 हफ्ते में डेवलप हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारे चेस्ट के मसल्स हैं या हमारे पेट के मसल्स हैं इनको 3 महीने से लेकर 6 महीने लगते हैं, इनको टाइम लगता है। इनको टाइम लगता है।
तो उसके मुताबिक हर अच्छा, मरीज पोलियो वगैरह में जो टांग वगैरह खराब हो जाती है बच्चों को, इनको भी आप इन मसलों को डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। अगर उनका डैमेज जो है ना, अगर उनको इन्फेक्शन कोई सीवियर टाइप का नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है, ठीक है, तो उन मसल को बिल्कुल फिजियोथेरेपी से डेवलप किया जाता है। इसके लिए स्पेशल बूट्स भी बनाते हैं बच्चों के, तो वो कुछ सपोर्ट वो स्पेशल बूट से मिलती है, कुछ सपोर्ट हम लोग उनको एक्सरसाइज के थ्रू करवाते हैं, तो वो बच्चे पोलियो वाले भी इंप्रूव कर जाते हैं अच्छे खासे इनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो डाउ यूनिवर्सिटी में फिजिकल हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, फिजिकल मेडिकल डिपार्टमेंट है जिसको आप, उसमें कौन कौन सी टेक्निक हैं जदीद जिनके ज़रिए आप फिजियोथेरेपी कराते हैं? उसमें हमारे पास जो, अगर हम न्यूरोलॉजी की बात करें फॉर एग्जांपल, न्यूरोलॉजी से शुरू करो। हाँ, मगर शुरू करते हैं तो उसमें एक टेक्निक होती है बोबात टेक्निक। अच्छा। जिसमें सेंसरी हमने कहा ना कि मसल के थ्रू हम लोग करवाते हैं। अच्छा। उसको बोबात का बाकायदा पूरा कंसेप्ट है। अच्छा, सेंसरी मसल को आप डेवलप करते हैं। एक होती है मोटर लर्निंग प्रोग्राम। अच्छा। जो मोटर लर्निंग ये होती है कि मरीज को आप एक्सरसाइज करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं, अलर्ट ऑफ प्रैक्टिस करवाएं, अलर्ट ऑफ टास्क रिपीटेशन, जितनी आप रिपीटेशन करवाएंगे, जितनी आप एक्सरसाइज करवाएंगे, एक वो टेक्निक होती है। दूसरी एक प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलर फैसिलिटेशन होती है, ठीक है, तो मसल के थ्रू वो करते हैं तो उससे बेहतर होते हैं। या कुछ मशीन्स होती हैं हमारे पास, टेंस मशीन होती है, जदीद मशीनें भी हैं जो भी कराते हैं, बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी करंट मशीनें होती हैं, ठीक है, उसको मसल पे लगाते हैं, थोड़ा सा मसल को उससे स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे मसल का रिस्पॉन्स बढ़ाते हैं। अच्छा, आपके जो डिपार्टमेंट में अगर कोई आना चाहे तो कैसे आए? बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। हमारे पास तो कोई मतलब ये कि वेटिंग लिस्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आए तो जो भी उनको नुक्स हो वो उसका इलाज करा सकते हैं। जो भी आए नुक्स हो उनका असेसमेंट होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हर सितंबर को 8 तारीख को जो ना आपका फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है, इसका कोई खास मकसद है? बिल्कुल इसका खास मकसद है, ये 1951 से सेलिब्रेट होता है पूरी दुनिया में। और अगर आप पूरे इवन डेवलप वर्ल्ड में भी चले जाएं तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसमें ये करते हैं कि वो जिम में बहुत सारी एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के वॉक्स होते हैं, जिस तरह हमारे भी कल एक वॉक है सी व्यू पे 3 बजे, तो वो वॉक भी करेंगे। तो इससे पब्लिक अवेयरनेस, लोग पॉम्पलेट बांट के भी, जिस तरह आपने कहा घुटनों के दर्द के, फालिज के, पॉम्पलेट भी बांट के लोगों में बांटते हैं कि इसका क्या इलाज है। तो एक अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया मतलब लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये भी इलाज का तरीका है, इससे भी फ़ायदा उठाया जाए। इससे ही फ़ायदा उठाया। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा आपका? मैसेज ये होगा कि भाई वज़न का ख़ास ख्याल रखें, हल्की फुल्की जो है ना एक्सरसाइज वो आप ज़रूर रखें। और अगर किसी आपको कोई जॉइंट में प्रॉब्लम हो जो सही नहीं हो रही हो दवाइयों से, ऑपरेशन से या दूसरी किस्म के इलाज से, तो एक अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट से असेसमेंट ज़रूर करवा लें एक दफ़ा, ताकि आपको मशवरा मिले और सारी चीज़ें आप घर पे खुद भी एक्सरसाइज फिर कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मोहम्मद खान, आप हमारे पास आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद खान असां गॾु फिजियोथेरेपिस्ट डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसिस कराची में पंहिंजे डिपार्टमेंट के बारे में ॿुधाए रहे हो। मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा असां वटि इलाज जा तरीक़ा आहिनि। फिजियोथेरेपी जो जेको भी इलाज आहे, जहिड़े क़िस्म जो भी इलाज आहे, डॉक्टर साहब जो चवणो आख़िर में त जेकॾहिं तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जो को बि नुक्स आहे, को मसइलो आहे, का हॾी भॼी पई आहे या फालिज आहे, त कंहिं सुठे फिजियोथेरेपी खां असिस्ट करायो ऐं उनजो इलाज शुरू करियो। फिजियोथेरेपी जो इलाज जो हिकिड़ो बहितरु तरीक़ो आहे, पर कंहिं ॼाणू ऐं बहितरीन माण्हू खां इलाज करायो। ऐं जेकॾहिं असां डॉक्टर साहब जिन ॻाल्हियुनि ते अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।